दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मेरी आयशा पार्ट 2। कहानी मुझे इतनी पसंद आई थी और उम्मीद है आपको भी आई होगी कि मैंने कहानी के अंत में शबनम जी को एक आग्रह किया था कि वो इस कहानी का दूसरा हिस्सा लिखें, और उन्होंने यकीनन कहानी का दूसरा हिस्सा लिख डाला। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी मेरी आयशा पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में अब तक आपने सुना राकेश की 8 साल की बेटी आयशा का डलहौजी में अपहरण हो जाता है। इस बात को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन राकेश ने उसको ढूंढना बंद नहीं किया। एक दिन वो एक बंजारन की बेटी को आयशा की फ्रॉक पहने देखता है तो उसका पीछा करते हुए बंजारों की टोली तक पहुंच जाता है। वहां उस लड़की से उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को भी ऐसी ही एक टोली ने अगवा या किडनैप कर लिया था, और वो जिस टोली के साथ थी वो मनाली के किसी स्कूल के पास अपना खेमा लगाए हैं। क्या उसका इंतजार खत्म होगा? क्या अब इतने साल बाद उसकी आयशा मिलेगी? सुनते हैं आगे। मैं आ रहा हूं आयशा। मैंने डलहौजी की वादियों में खुद से ये प्रॉमिस किया। मैं आ रहा हूं। मैं वहीं खड़ा रेहाना की जीप को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं उसके माँ और अब्बा के बारे में सोच रहा था। कैसा लगता होगा जब कोई दुआ कबूल होकर यूं झोली में आकर गिरती है। मैंने अपने हाथ में रखा वो कागज खोलकर पढ़ा जिसमें रेहाना ने उन बंजारों के नाम लिखे थे जिनकी टोली के साथ उसने आयशा को देखा था। मेरी भी दुआएं कबूल होने ही वाली थीं, ये मुझे अब यकीन था। मैं वापस गेस्ट हाउस जाकर अपना सामान बांधने लगा। मधु ने जब सुना कि मैं मनाली जा रहा हूं तो वो बोली, राकेश तुम? मैंने कहा, हाँ वापस आएंगे मधु, मैं और आयशा दोनों जल्दी ही वापस आएंगे। उसने इतने सालों में पहली बार पूछा, प्रॉमिस? मैं मुस्कुराया, पक्का प्रॉमिस। निरंजन, कैफे सनराइज का मालिक, और वो पुलिस इंस्पेक्टर जो पिछले 6 साल से मेरे साथ मेरे सफ़र का हिस्सा बने हुए थे, मुझे बस तक छोड़ने आए। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, साहब बिटिया को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ से उन लोगों ने फ़ोन पे सब बता दिया होगा, पर आप हिम्मत मत हारना, भगवान सब भला करेंगे। मैंने सर हिलाया, फिर दोनों को एक एक करके गले से लगा लिया और बस में चढ़ गया। मैं मनाली पहुंचकर अपना सामान एक गेस्ट हाउस में रखकर हाथ में स्केच वाली फाइल लेकर बाहर निकल गया। अब मुझसे एक पल भी रुका नहीं जा रहा था। लग रहा था कि बस उड़ के आयशा के पास पहुंच जाऊं। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, पर उसने ज्यादा कुछ सुनने से पहले कांस्टेबल को आवाज दी, दुराइन साहब की रिपोर्ट लिखो भाई। मैंने समझाया कि मुझे रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, सिर्फ किसी को ढूंढने में मदद चाहिए थी। मैंने बंजारों की टोली के बारे में बताया, अपनी बेटी का स्केच दिखाया, रेहाना की बात बताई और उन बंजारों के नाम बताए जो उस टोली में थे। उस इंस्पेक्टर ने मेरी सुनी तो, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो मेरी कोई खास मदद नहीं करेगा। उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया और कोई खबर मिलते ही इत्तला करने का वादा किया। मैंने आयशा का एक स्केच उसको दिया और कहा, यह है मेरी बेटी। उसने बिना देखे ही उसको फाइल के नीचे सरका दिया और अगले केस को बुला लिया। मैं समझ गया था कि अब मुझको आयशा को अकेले ही ढूंढना था। मैंने मनाली और उसके आसपास के सारे स्कूलों की लिस्ट ले ली। जिन स्कूलों के पास झरना या नहर बहती थी उनके नाम अलग से नोट किए। कुल 7 मनाली में और उसके पास लगभग 23 स्कूल थे। अब मैंने एक एक करके वहां जाना शुरू किया। एक ही दिन में मैंने 9 स्कूलों में जाकर देखा। किसी के पास भी ऐसा मैदान नहीं था जहां बंजारों की टोली अपना खेमा डालकर रह सकती थी। लेकिन अभी मेरी लिस्ट में 18 स्कूल बाकी थे। अभी उम्मीद बाकी थी। अगले कुछ दिनों में मैं मनाली के आसपास के सारे स्कूलों में हो आया। हर एक को आयशा का स्केच दिखाता, उन बंजारों के नाम लेकर पूछता, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। मैं फिर से पुलिस स्टेशन गया। मुझे देखते ही इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, अरे आप फिर चले आए? आपको कहा ना भाई, कोई खबर मिलेगी तो खुद आपको फोन करेंगे हम।
मैं बाहर आ गया और बाकी के बचे स्कूलों की लिस्ट निकालकर उसको पढ़ने लगा। अगले स्कूल के लिए मैं एक गांव से होकर गुजर रहा था तो एक चरवाहे को बकरियां ले जाते हुए देखा। बकरियों के गले में घंटी बज रही थी और सामने ही झरने की कल कल सुनाई पड़ रही थी। पेड़ों से होकर ठंडी हवा मेरे माथे को सहला रही थी। मेरा मन किया कि सब कुछ भुलाकर, अपनी सारी थकान, सारा बोझ उतार कर थोड़ी देर वहीं बैठ जाऊं। मैं वहीं घास पर बैठ गया। वो चरवाहा मेरे पास आ गया। मेरे सामने रखी फाइल देखकर बोला, इसमें क्या लिखा है? मैंने हाथ से इशारा करके उसे पास बिठाया और फाइल खोलकर दिखाई। ये मेरी बेटी है। उसने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैंने उसे पूरी बात बताई। ये भी बताया कि मैं एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहा हूं जिसके पास झरना बहता है और बंजारों का खेमा लगा हुआ है। उसने पूछा, आप ऐसे कितने स्कूल देख चुके हो? मैंने अपनी लिस्ट निकाली और उसको दिखाई और आज जिन स्कूलों में जा रहा हूं उनका भी नाम बताया। वो बोला, साहब एक और स्कूल है, पुराना है पर वो ऊंची पहाड़ी पे है, उसके पास नहर बहती है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। मैंने वहाँ कुछ सालों से एक बंजारों की बस को खड़ा देखा है। मैंने फाइल बंद कर दी। कहाँ, किस तरफ है? उसने कहा, आप नहीं पहुँच पाओगे, मैं ले चलूँगा आपको। ठीक कहा था उसने। वो स्कूल मुझको कभी नहीं मिलता। घुमावदार पहाड़ों के बीच से होकर, छोटी पगडंडियों पर चलकर 4-5 घंटे बाद जब हम स्कूल पहुंचे तो मेरी नज़र उसके पास वाले मैदान पर गई। स्कूल से थोड़ी नीचे वाली पहाड़ी पर झरने के बिल्कुल पास घने पेड़ों से ढका हुआ एक मैदान था। वहाँ मिट्टी के कुछ चूल्हे थे, कुछ कचरा, सब्जी के छिलके और कुछ टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन थे। चरवाहे की बात गलत नहीं थी। यहाँ कुछ दिन पहले तक तो कोई टोली ठहरी हुई थी जो फिर अचानक ही चली गई थी। तभी फोन फिर बजा। निरंजन का फोन था। मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो बोला, साहब हो सकता है उनको आपके बारे में पता चल गया हो, यहाँ से किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, यहाँ से भी बंजारों की टोली चली गई है। मैं उससे बात करते करते मुड़ा तो मेरी आंखें एक पेड़ की डाल पर एक छोटे से लाल कपड़े पर पड़ी। किसी लाल दुपट्टे का टुकड़ा था जो किसी ने एक डाल में अटका दिया था और वो हवा में फड़फड़ा रहा था। मैं उस लाल कपड़े को बहुत देर तक देखता रहा। जब आयशा छोटी थी तो हम एक गेम खेलते थे। वो छुप जाती और मैं उसको ढूंढता, पर उसको अलमारियों के अंदर छुपने की आदत थी। वो कभी किसी बड़े संदूक में, कभी जूतों की अलमारी में, कभी कपड़ों की अलमारी में छुप जाती थी। एक दिन तो वो हमारी वॉशिंग मशीन में छुप गई। उस दिन मैंने उसके लिए रूल बनाया कि अब से वो जहां भी छुपेगी उसके बाहर एक लाल रुमाल उसको लगाना पड़ेगा। मैंने उसको समझाया था, आप दिखते नहीं हो तो डैडा परेशान हो जाते हैं ना। रेड रुमाल होगा तो मुझको पता होगा कि मेरी गुड़िया यहीं पर है। उस लाल कपड़े को देखकर मैं सोचने लगा, क्या ये किसी ने जल्दी में अपना दुपट्टा निकालते हुए अटका दिया था या इसे आयशा ने लगाया था। मैंने वो टुकड़ा डाल से निकाला और उसे उंगलियों के बीच सहलाया। नहीं, मैंने सोचा, मेरी आयशा का ही दुपट्टा होगा, उसने मेरे लिए ही छोड़ा है। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। वो चरवाहा चारों तरफ देख रहा था। बोला, 4-5 दिन पहले तक तो यहीं थे, मैंने देखा था, पर आज दूर तक कोई नहीं था। मैंने उससे बंजारों की बस के बारे में पूछा। वो बोला, पीले रंग की पुराने किस्म की बस थी। वो होती ना, आगे से गोल, थोड़ी छोटी, थोड़ी सी नीची, बिल्कुल समझ लो जैसे गेंडा होता है, बिल्कुल वैसा। और शोर भी वैसी करती है। जब चलती थी तो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। और हाँ, उसके दोनों तरफ फोटो बनी हुई है हीरो हीरोइनों की। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिलाया। फिर हमने स्कूल के अंदर जाकर मास्टर और बच्चों से पूछा। मैंने आयशा का स्केच दिखाया और एक बार फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई। किसी को कुछ नहीं पता था। बस के बारे में भी वो कुछ और नहीं बता पाए। अब वहां और रुकना बेकार था। मैंने अपनी फाइल उठाई और वापस गेस्ट हाउस की तरफ चलने लगा। वो चरवाहा भी मेरे साथ था। मेरा पैर हल्का सा फिसला तो उसने मुझे पकड़ लिया। बोला, संभाल के साहब, ये पत्थर बहुत चिकने हैं।
हम दोनों ध्यान से उतरने लगे। बादल घिराए थे और घुप अंधेरा हो गया था। मैंने मोबाइल की लाइट जला ली। मैंने पूछा, तुम्हारे बच्चे रोज इतने मुश्किल रास्ते से आते हैं? वो बोला, आदत है साहब, आंखें बंद करके भी ठीक पहुंच जाते हैं। मैं मुस्कुराया। वो बोला, साहब मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ, वादी और पहाड़ों का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अगर किसी झरने के पास वाले स्कूल को ही ढूंढना है तो बस यही हो सकता है, और किसी स्कूल के पास बंजारों की टोली को इतनी जगह नहीं मिल सकती। मैंने हाँ में सर हिलाया। वापस आकर मैंने मधु को फ़ोन करके सब बताया। वो बोली, राकेश, अगर बस ज़्यादा आवाज़ करती है तो हो सकता है डीजल की हो। पेट्रोल पंप वालों से पूछोगे तो हो सकता है वो कुछ बता सकें। हाँ, मुझे आगे क्या करना है ये मुझे पता चल गया था। पानी से भरे हुए बादल अब जम के बरस रहे थे, लेकिन मैंने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। जैकेट पहनी, छाता उठाया और टैक्सी को बुलाया। जब मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ जाना है तो वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हूँ। मुझसे बोला, क्या साहब, क्या मजाक कर रहे हो? मौसम खराब है, सुबह चलेंगे। मैंने उसे अपनी फाइल दिखाई, आयशा का स्केच दिखाया और सारी कहानी एक बार फिर सुनाई। आज मैं आयशा की बात तीसरी बार कर रहा था, लेकिन एक बात कुछ अजीब थी। हर बार मेरा दिल थोड़ा और भारी हो जाता। अभी तक जिस नाउम्मीदी को मैंने पास नहीं आने दिया था, अब वो मेरे दिल में घर करने लगी थी। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। उस ड्राइवर ने शायद मेरी शक्ल पर मेरा हाल पढ़ लिया। बोला, चलो फिर साहब, ऐसी बात है तो कोशिश करते हैं, हो सकता है आज ही आप लकी हो जाओ। मैं हल्के से मुस्कुराया। फिर मैंने कहा, मनाली से जाने वाली हर सड़क और हाईवे के पेट्रोल पंप पे रुक के पूछेंगे। किसी ने तो बस को देखा होगा, रोडवेज की बसों से अलग दिखने वाली बस है, किसी को तो याद रहेगा ना। अगले 7 घंटे तक भारी बरसात में मैंने हर पेट्रोल पंप पर रुककर बस का हुलिया बताकर सब जगह पूछा। मैंने सब जगह आयशा का स्केच छोड़ा और पीछे अपना और मधु का नंबर लिख दिया। किसी ने वो बस नहीं देखी थी। मनाली से जाने वाले हर रास्ते पर हम रात भर घूमते रहे। पहाड़ी रास्तों पर बने हर छोटे से छोटे पेट्रोल पंप पर भी रुके, लेकिन न वो बस दिखी, न किसी और ने उस बस को देखा था। दिन निकलने को था। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए थे। ड्राइवर को भी नींद आ रही थी। मैंने उसे वापस चलने को कहा तो उसने भी मना नहीं किया। बोला, थोड़ा आराम करके फिर चलते हैं साहब, ऐसी बस ढूंढनी मुश्किल नहीं होगी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपके लिए लक्की हूं, आप दिल छोटा मत करो जी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोला, रब पे भरोसा रखो साहब, इतनी जगह आपने फोटो और नंबर छोड़ा है, कहीं किसी का तो फोन आएगा ना। ये लो, सामने ढाबा आ गया, मैं आपको यहाँ की एक कड़क चाय पिलवाता हूँ, फिर देखना। मैंने मना कर दिया और टैक्सी में ही बैठा रहा। तुम पी के आ जाओ, मैं यहीं हूँ। फाइल खोलकर मैंने आयशा का स्केच निकाला और उसे अपने चेहरे के पास ले आया। उसे चूमा तो न जाने कैसे एक आंसू उसके चेहरे पर गिर गया। मैंने अपनी उंगली से उसके चेहरे को सहलाया, फिर फाइल बंद कर दी। सामने से ड्राइवर मुझको देखकर मेरे आंसुओं से अपनी आंखें भिगोकर चाय के ढाबे की तरफ चला गया। मैं वापस आकर थक कर लेटा ही था कि फोन बजा। मधु का फोन था। मैंने उठाया तो वहां खामोशी थी। मैं भी खामोश रहा। अब हमारे रिश्ते को लफ्जों की जरूरत नहीं थी। वो बिना पूछे समझ गई थी और मैं बिना कहे उसे बता चुका था। पर उस दिन मेरा बांध टूट गया। इतने सालों का रुका हुआ पानी, जिसको मैंने इतनी मेहनत से कहीं ईंट, कहीं पत्थर और कहीं रेशमी धागों से बांध के रखा था, वो सब तोड़ कर निकल गया। मैं फोन पर फूट फूट के बिलखने लगा। पता नहीं ये कब और कैसे हुआ था, पर अब मैं वो राकेश नहीं था जो 10 दिन पहले मनाली आया था। मेरे अंदर कुछ टूट गया था, कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरी बेटी आयशा ही जोड़ सकती थी।
मैं उससे माफी मांगना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि तू मेरी छोटी सी गुड़िया है, तेरी हिफाजत करना मेरा फर्ज था, मुझसे चूक हुई, मुझे माफ कर दे। अब उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था और हर बार एक कदम पास आकर वो 10 कदम और दूर हो जाती। हर बार जगी हुई उम्मीद एक नई निराशा बन जाती थी। मैं थक गया था। मधु ने मुझसे कुछ नहीं कहा, कोई दिलासा नहीं दिया, बस रोने दिया। थोड़ी देर बाद बोली, मैं वहीं आ रही हूं राकेश। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो वो बोली, मैं चंडीगढ़ में हूं, यहां से टैक्सी लेकर आऊंगी, देर रात तक पहुंच जाऊंगी। मैंने सर हिलाया, फिर फोन रख दिया। यही ठीक था। अब मैं ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता था। आज मुझको मधु की जरूरत थी। मैं वैसे ही जैकेट और जूते पहने हुए ही सो गया। दिल और शरीर दोनों की थकान थी। पता नहीं मैं कितनी देर सोता रहा। जब उठा तो बारिश रुक चुकी थी। हल्की सी धूप खिड़की से छन कर कमरे के अंदर आ रही थी। मैं बाहर बालकनी में आ गया। मौसम अच्छा देखकर लोग घूमने निकल आए थे। गुब्बारे, कैंडी फ्लॉस और भुट्टे वाले आवाजें दे रहे थे। एक बच्चा अपने पापा के कंधे पर बैठा था और गुब्बारे की जिद कर रहा था। उसकी मम्मी ने पहले तो मना किया, फिर गुब्बारे वाले को आवाज दे दी। बच्चे ने खुश होकर हंसना शुरू किया। मैं ये सब देखकर सोचने लगा, ये आवाजें, ये हंसी मेरे जीवन में भी तो थी। ये इतनी जल्दी खामोश क्यों हो गई? आज दिल भरा हुआ था। मैं कमरे में वापस आकर लेट गया। तभी फोन बजा। उस टैक्सी ड्राइवर का फोन था। साहब, मैंने अपने साथ के बहुत सारे ड्राइवर लोगों को फोन किए, हर एक को बस का बताया और अब भी एक का फोन आया कि उसने ऐसी एक बस को देखा है। साहब, वो बस हाईवे 21 पे गई है। अरे चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। मेरे सारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने पूछा, भैया उसने ठीक से देखा ना, वही बस थी? उसने बताया कौन से रंग की थी? वो बोला, हाँ साहब, पूरी तसल्ली की है, वही बस है। आप बाहर आ जाओ, मैं पहुंच रहा हूं। टैक्सी का दरवाजा खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बैठकर फाइल अपनी गोदी में रखी और दरवाजा बंद कर दिया। उसने मेरे हाथ में एक दोना देते हुए कहा, साहब आपके लिए बन टिक्की लाया हूं, खा लो। आप फिक्र मत करो, वो कह रहा था बस बहुत ही धीरे चल रही थी, हम पकड़ लेंगे जी। मैंने मधु को फोन करके पूरी बात बताई। वो बोली, राकेश, मैं दूसरी तरफ से इसी हाईवे पे आ रही हूं, आज हम इस बस को ढूंढ लेंगे। मेरी आंखें अब सड़क पर दौड़ती हुई हर बस, हर ट्रक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद मुझे दूर नीचे वाले घुमावदार रास्तों पर जाती हुई एक पीली बस दिखी, बिल्कुल जैसी उस चरवाहे ने बताई थी। वो रही, मैंने टैक्सी वाले को कहा। टैक्सी वाले ने रफ्तार बढ़ा ली। मेरी धड़कनों की रफ्तार और भी ज्यादा तेज थी। लगभग 10 मिनट बाद हम उस बस के पीछे थे और मैंने देखा बस की एक खिड़की के बाहर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ है। मैंने जेब से वो दुपट्टे का टुकड़ा निकाला जो स्कूल के पास के पेड़ पर था। हाँ, वही था, बिल्कुल वही। थोड़ा तेज चलाओ यार, मैंने ड्राइवर से कहा। उसने जल्दी से ओवरटेक करके बस के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया तो उसने बस साइड पे ले जाके रोक दी। दोनों तरफ सड़क सुनसान थी। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही टैक्सी ड्राइवर बोला, पुलिस के साहब हैं, केस के सिलसिले में जांच करनी है, दरवाजा खोलो। मैंने मना नहीं किया। अंदर आकर मैं सीधा उस सीट के पास गया जहां वो लाल कपड़ा बंधा था, लेकिन वहां एक लड़का बैठा था। उसके आसपास कुछ आदमी बैठे थे, बंजारे ही थे। मैंने हर लड़की, हर औरत को गौर से देखा, लेकिन मेरी आयशा उनमें नहीं थी। वो लोग आपस में बातें करने लगे। ड्राइवर ने पूछा, किसे ढूंढ रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस से उतरकर वहीं सड़क पर वादी की तरफ मुंह करके बैठ गया। आज मैं पूरी तरह टूट गया था। टैक्सी ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने सर ना में हिलाया और अपने आंसुओं को बिना छिपाए, बिना पोंछे रोने लगा। बस अभी वहीं खड़ी थी और उसमें से कुछ लोग उतरने लगे। टैक्सी ड्राइवर मेरे पास आकर खड़ा हो गया।
तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे जैसे आसमान से ओस की बूंद मेरे कंधे पर उतरी हो। मैंने बिना मुड़े ही अपने दोनों हाथों से उसकी हथेली थाम ली। वो बोली, डैडा, मैं जानती थी आप जरूर आओगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।